नमस्कार भावी प्राचार्यों। आज का ये पहला सेशन है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा जिसमें एंसेंट इंडियन एजुकेशन को समझेंगे और जिसमें हम जानेंगे कि वर्तमान की जो शिक्षा है क्या उस समय की शिक्षा से पूरी तरह से के अलग थी या कुछ सिमिलर थी। क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक ही है आपके सिलेबस में पार्ट बी में कि प्राचीन भारतीय शिक्षा, क्योंकि आप प्राचार्य बनने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि शिक्षा का स्वरूप क्या रहा है प्राचीन से लेके अब तक के बारे में। तो पूरी हिस्ट्री ही है एक तरीके से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम शुरुआत करते हैं इसके मूल अवधारणा से, इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है, पहला बिंदु आपको हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी, उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जन कराना ही नहीं था। उसका उद्देश्य था व्यक्ति के चरित्र का विकास करना, उसके आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाकर उसके समाज के लिए वो कुछ कर सके, समाज के उत्तरदायित्वों को, समाज के उत्तर उसके जो है बोधों को पता करना, उसको बताना कि वास्तविक तौर पे जो उसका उद्देश्य है, सिर्फ ज्ञान अर्जन करना नहीं है। उसका उद्देश्य है स्वयं के चरित्र का विकास करना और आध्यात्मिक उन्नति करना, समाज के दायित्व बोध को समझना। क्योंकि अगर सिर्फ ज्ञान अर्जन होता, तो वर्तमान समय समय में जो हमारी प्राचीन शिक्षा की जड़ें हैं, वो इतनी गहरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने देखा कि मिडल एजुकेशन में बहुत सारी आक्रांता आए। अब अगर देखा जाए तो अंग्रेज भी आए, मुस्लिम्स काल में जो मिडल एजुकेशन था, मध्यकालीन शिक्षा जिसके बारे में आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जिन आक्रांताओं ने अपने यहाँ पर इतनी आक्रामक रवैया अपनाया, तो ये जड़ें अगर इतनी गहरी नहीं होती, तो हमारी जो फल फूल रही शिक्षा आज भी जीवित नहीं होती। उसका उद्देश्य सिर्फ़ ज्ञानार्जन कराना होता तो। उसका उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, आध्यात्मिक उत्थान करना या उसकी उन्नति करना और समाज के दायित्वबोध के बारे में उसको बताना। इसके लिए एक सिस्टमैटिक रणनीति थी। क्योंकि जब व्यक्ति का जो चरित्र उत्तम होता है, तो वो अपने से ज़्यादा सामने वाले की सोचता है। अपनी बात को या सामने वाले की कोई समस्या है, तो उस समस्या को स्वयं महसूस करके उसको निर्णय लेता है या उसकी मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य था कि व्यक्ति को स्व के बारे में अवगत कराना, कि उसका जन्म क्यों हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, अर्थात उसका जो मेन फिलॉसफी है या कोर फिलॉसफी है, वह सा विद्या या विमुक्ता है। ये बताती है कि विद्या ऐसी हो, शिक्षा ऐसी हो जो उसे मुक्त कर सके, उसे मुक्ति प्रदान कर सके, उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सके, स्वयं का साक्षात्कार कर सके कि वास्तविक तौर पे उसका उद्देश्य क्या है और इस संसार में वो क्यों आया है। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। उसका उद्देश्य सिर्फ़ ज्ञान अर्जन कराना होता, तो आज की जिस स्थिति में जो वैदिक एजुकेशन है, वो होती ही नहीं। उसका कहीं अवशेष पड़े होते, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य क्या रहे। प्राचीन शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य था, चरित्र का निर्माण करना और नैतिक विकास की ओर बच्चों को आगे ले जाना। इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते थे? क्या-क्या किया जाता था कि सत्य, संयम, मन की शुचिता और धर्म सम्मत आचरण पर बल दिया जाता था कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे जो है सत्य का अनुसरण करें, संयमित संयमित अपना जीवन जिएँ, मन को सही दिशा में लगाएँ और धर्मसम्मत कार्य करें, धर्मसम्मत आचरण करें। तो इस आधार पर जब वो काम करेंगे, तो क्योंकि हमें ये बताना है, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये डूज़ और डोंट्स की बात की जा रही है एक तरीके से। डूज़ और डोंट्स की बात की जा रही है कि हम जो है क्या कराना चाहते हैं और क्या नहीं कराना चाहते हैं। क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि चरित्र का निर्माण या नैतिक मूल्यों की अगर हम उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए और बताना भी पड़ता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब सत्य का बच्चा अनुसरण करेगा, सत्य का संयम का संयमित जीवन जिएगा, तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, एडोलसेंस में होता है, तो किसी और दिशा में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो संयमित था। वो सत्य का अनुसरण करता था। उसका जो है अपने मन पर कंट्रोल था कि क्या करना है और अपना एक दायरा होता था, उसी दायरे में रह के सारे काम करता था। धर्म सम्मत आचरण करने हैं कि धर्म कोई बोझ नहीं था। धर्म का मतलब था कि वास्तविक तौर पे आपको क्या करना चाहिए। आपके समाज के जो नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार आपको अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरा है सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व का विकास।
होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो होलिस्टिक होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए या बहुमुखी विकास होना चाहिए। इसके लिए उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जो भी शक्तियाँ हैं उसका जो विकास है वो संतुलित होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए क्या करते थे? आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि गुरुकुलों में बच्चे को एडमिशन दिला दिया जाता था और गुरुकुल में ही पूरी शिक्षा वो प्राप्त करता था। वहाँ पर जो शिक्षक है, एक शिक्षक ही है या बहुशिक्षकें भी हुआ करते थे। जो छोटे गुरुकुल थे वो एक शिक्षक ही थे, उनका परिवार वहाँ रहता था और बच्चे वहाँ पर अपना एनरोलमेंट लेके एडमिशन लेके वहाँ पढ़ते थे। तो जब बच्चा वहाँ पढ़ता था तो सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ होती थी कि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, इसलिए उसको शारीरिक श्रम भी करवाया जाएगा। बच्चे का मानसिक विकास हो सके इसलिए उसको कुछ ऐसे काम भी दिए जाते थे जैसे कि मानसिक एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, मानसिक बेवलौं नीति का भी यूज़ कर लेते थे। बौद्धिक विकास हो सके, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो सके कि सुबह-शाम जागना है तो किस समय जागना है, एक उसकी दिनचर्या हुआ करती थी, रात्रिचर्या हुआ करती, सारी चीज़ों के बारे में उसको अवगत कराया जाता था, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास सही तरीके से हो सके। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक या संस्कृति का संरक्षण के बारे में, उसके संवर्धन के बारे में, क्योंकि हमें अच्छे से पता है श्रुति और स्मृतियों की परंपरा का के माध्यम से संस्कृतियों के बारे में, उसके जो वैदिक ज्ञान है उसके बारे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना, ये उसका उद्देश्य बन गया। ये उसका उद्देश्य बन गया था। अब हम बात करते हैं सामाजिक और नागरिक दायित्वों के बारे में कि बच्चा जब एडमिशन लिया है, तो उसने जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो समाज का एक नागरिक है। उसके एक नागरिक होने के साथ-साथ समाज के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। समाज के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं, उनको सही तरीके से फ़ॉलो करने के लिए उसको परिवार, समाज, पर्यावरण को पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। अब निर्वहन करने के लिए वो क्या कर सकता था? उसके लिए बात की गई पंच महायज्ञ की अवधारणा की। अब आप सोच रहे होंगे ये पंच महायज्ञ की अवधारणा आखिर है क्या? पंच महायज्ञ की अवधारणा का यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एक तरीके से वैदिक ये वर्ड है, जिसमें 5 प्रकार के महायज्ञों की बात की जाती है। पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, जो कि ईश्वर के की आराधना से शुरू होती है, जिसमें समय-समय पे ईश्वर की आराधना हो गया, गायत्री मंत्र का जाप हो गया, ये भी इससे शुरुआत उसे करनी चाहिए। दूसरा होता है देव यज्ञ, ऐसे आप लिख सकते हो, देव यज्ञ होता है। जो देव यज्ञ में समय-समय पे जो भी हमारे पास हवन है, वो करना चाहिए। जो भी हमारी एक ईश्वर की भक्ति में हमें लगना चाहिए। इसके बाद आता है आपका पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का मतलब होता है कि जो उसके माता-पिता हैं, यदि वो जीवित हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। अगर वो इस देह को त्याग चुके हैं, तो उनके लिए तर्पण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। समय-समय पे जो भी तर्पण की जो वैदिक रीति है, उसका पालन करना चाहिए। इसके बाद चौथा है आपका मनुष्य यज्ञ। आप सोच रहे हो मनुष्य यज्ञ क्या होता है? मनुष्य यज्ञ का मतलब होता है कि आपके समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? अन्य लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है? अगर कोई दबा हुआ व्यक्ति है या समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको समय-समय पे थोड़ा-सा मदद करना अपनी क्षमता अनुसार, जिससे कि सामने वाला भी व्यक्ति हेल्पलेसनेस ना हो सके। ये आपके मनुष्य के कर्तव्य हैं समाज के लिए। इसके बाद आता है अंत में भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब होता है कि भूतों का यज्ञ नहीं करना है। भूत का यज्ञ का मतलब है यहाँ पर हमें उन बातों को समझना जो वास्तविक तौर पे मनुष्य से अलग हैं पर जीव हैं। जीवों पर दया करने वाली जो बात आती है, जिसमें आप कह सकते हो कि आपने अगर घर में भोजन बनाया तो पहली रोटी या पहला दाना जो है किसके लिए होना चाहिए? वो जीवों के लिए होना चाहिए। चींटियों के लिए हो गया, कुत्तों के लिए हो गया, गाय के लिए हो गया, चिड़ियों के लिए हो गया। ये पानी गाय के लिए पानी रख देना, चिड़ियों के लिए पानी रख देना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भूत यज्ञ में आती हैं। मतलब प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार हमें क्या करना होगा? सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमारे क्या-क्या कर्तव्य हो सकते हैं समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति। तो इन पंच महायज्ञों के आधार पर हम अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति हम अपने कर्तव्यों का बोध उसे कराते हैं। कराने के बाद वो उनका मतलब उसको अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा नागरिक बन के निकलेगा। अब बात यहाँ पर हम कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पे, मुख्य विशेषताओं के बारे में जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं इनके गुरुकुल की। तो गुरुकुल में आप देखेंगे हमेशा ये जो गुरुकुल उस समय हुआ करते थे, वो प्रकृति के श्रम गोद में हुआ करते थे और नगर के कोलाहल से दूर जो है गुरु आश्रमों की यहाँ पर व्यवस्था की जाती थी। ये जो आश्रम हुआ करते थे, वो आवासीय हुआ करते थे। बच्चे वहीं रहते थे और वहीं पर अपना पूरा कह सकते हो विद्या अध्ययन करते थे और यहाँ का जो जीवन था, वो सादा था,
और उच्च विचार की बात की जाती थी। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की जाती थी। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख संस्कारों की, कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? शिक्षा व्यवस्था में आप सबसे पहले बात करते हैं विद्यारंभ संस्कार से। यहाँ पर जो विद्यारंभ संस्कार है, बच्चे का प्रारंभ में ही जैसे ही बच्चा 5 वर्ष की आयु पूरी करता था, उसको वर्णमाला या अक्षरबोध कराया जाता था, और ये जो विद्यारंभ संस्कार एक तरीके से घरों पर ही हो जाता था। घर पे ही जो उसका कह सकते हो कि पुरोहित होते थे, जो परिवार के कुछ पुरोहित होते हैं, वो आते थे और वैदिक रीति से उसका विद्यारंभ संस्कार हुआ करता था। और जैसे ही बच्चा एक तरीके से आश्रम में प्रवेश लायक होता था, तो वहाँ पर आश्रमों में उपनयन संस्कार हुआ करता था वैदिक रीति से, और उसके आश्रमीय शिक्षा वो प्राप्त प्रदान करता था। जो विद्यार्थी को हम यहाँ पर द्विज, जिसे दूसरा जन्म के रूप में जाना जाता था, कि अगर उसने शिक्षा में प्रवेश ले लिया तो इसका मतलब है कि अब उसका दूसरा जन्म होने वाला है, कि वो स्वयं को स्वयं से जानने की तरफ आगे बढ़ने वाला है, कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वो स्वयं को जानेगा यहाँ जाके। अब यहाँ पर आके जैसे ही बच्चा प्रवेश लेता था, सबसे पहला उसका व्रत हुआ करता था कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेना है। ब्रह्मचर्य का व्रत का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से अपने आप को संतुलित रखना, संयमित रखना। यहाँ पर ये मुख्य कारण था। और वर्तमान समय की यही सबसे बड़ी समस्या है, किशोर अवस्था में बच्चा ब्रह्मचर्य को पहले ही खो देता है। अब बात आती है समावर्तन संस्कार की। समावर्तन संस्कार जो कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो एक तरीके से दीक्षांत समारोह होता था, गुरु शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था, उसको उपदेश देता था और कहता था कि सत्यम वद धर्मम चरा। धर्म के अनुसार चलना और सत्य बोलना, ये आपका प्रथम कर्तव्य होगा। यहाँ पर समावर्तन संस्कार में ये चीज़ें हुआ करती थी। हाँ, वैदिक काल थोड़ा-सा और भी डिटेल में है। गुरु शिष्य परंपरा जब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी उसको हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम उतना पढ़ेंगे जितना इस टॉपिक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा, उसके नीति शास्त्र को समझना, कि गुरु शिष्य जो परंपरा है उसके एथिक्स क्या थे? गुरु का जो स्थान होता था, वो अपने आप में सर्वोपरि था। ये सिर्फ शिक्षा प्रदान करने वाला एक शिक्षक नहीं हुआ करता था। ये अपने आप में आध्यात्मिक मार्गदर्शक के तौर पे, प्रेरक के तौर पे जाना जाता था। क्योंकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आज ये कोइंसिडेंस कहें या कुछ भी कह सकते हो, गुरु पूर्णिमा है और तिथि है 29 जुलाई। तो निश्चित तौर पे गुरु शिष्य परंपरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राचार्य पद के लिए दावेदार हैं, तो निश्चित तौर पे आप संस्था के प्रधान होंगे। तो आपको समझना चाहिए कि गुरु अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षक नहीं होता, वो अपने आप में सृष्टि का निर्माता भी होता है, और सृष्टि का निर्माता अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने उस समाज के लिए, अपने उस परिवेश के लिए जिसके लिए आप जो चुने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए वैदिक काल में, तो अपने आप में आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रेरक के तौर पे इसको जाना जाता था। शिक्षण विधियों की बात करते हैं, तो 3 प्रकार की प्रमुख शिक्षण विधियाँ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी वैदिक काल में। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। श्रवण जो विधि थी, क्योंकि वहाँ पर लेखन विधि एक तरीके से कह सकते हो पेपर पेंसिल वाला सिस्टम लागू नहीं था, या कह सकते हो उस समय विकसित ही नहीं हुआ था। तो सारी चीज़ें मेमोराइज़्ड हुआ करती थी, सारे ग्रंथ उनको मेमोराइज़्ड हुआ करते थे, उनको ही सारी चीज़ें एक कह सकते हो लेक्चर मेथड के थ्रू उनको पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पर जो है, जो गुरु हुआ करता था, वो एक ऊँचे स्थान पे बैठ के, ये वृक्ष के नीचे ऊँचे स्थान पे बैठ के, चबूतरे पे बैठ के, सारे बच्चे नीचे बैठे हैं फर्श पे, उनको विशेष ज्ञान देने की बात आती है, तो टॉपिक वाइज़ ही सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे यहाँ चल रही हैं। तो वहाँ पर भी क्या बच्चा क्या करेगा, जो टीचर उनको ज्ञान दे रहा है, जो गुरु उनको ज्ञान दे रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। श्रवण में क्या करना, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसके बाद आता है, जब उसका लेक्चर टाइम का पीरियड खत्म हो गया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा पुरातन काल में ले चलता हूँ। जैसे ही बच्चा सुबह 4 बजे जागेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की बात थी कि ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जागेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद जो दैनिक क्रिया है वो करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में फिर जैसे ही दैनिक क्रिया हुई, स्नान ध्यान के बाद ध्यान करना अत्यंत आवश्यक था। पूजा की जो विधि बताई जाती थी, वो सारी पूजाएँ करनी हैं। अपने आप को संयमित और संगठित रखने के लिए व्यायाम भी करना है और सूर्य अर्घ्य भी देना है। इतना करने के बाद जैसे ही अब बात आती थी भोजन की व्यवस्था करने की, तो जो गुरुमाँ हुआ करती थी, वो सबके लिए भोजन की व्यवस्था करती थी, गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए। अब इतना होने के बाद, या गुरुमाँ या गुरु उस भी जो साथी हैं, वो सारे मिलके हेल्प करते थे, भोजन पकाने में भी, और जो शिक्षार्थी हैं, वो भी अपनी हेल्प करते थे। अब जब पढ़ने का टाइम हुआ, तो पढ़ने के टाइम पे
उन्होंने श्रवण के माध्यम से गुरु के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसको अच्छे से सुना। अब इसके बाद क्या होगा, दोपहर के टाइम में सभी लोग जब शांत बैठते थे या आराम करने का मौका मिलता था, तो बच्चे वहाँ पर करते थे मनन। जो सुना गया ज्ञान है उसको गहन चिंतन करना और उसके बारे में विचार करना कि ये चीज़ें क्यों पढ़ाई गई हैं, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। क्योंकि जब आप चिंतन करते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं, उन पर आप विचार करते हैं। अगला स्टेप बनता है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है ज्ञान को व्यवहार में और जीवन में आत्मसात करने की बात करना, स्वयं उसको उतारना, लागू करना। जब आप जो बताई गई हैं, समझाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, आपने उस बच्चे ने उसको समझा, जाना और उसको खुद के ऊपर लागू किया, आत्मसात किया, तब जाके ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती थी नॉलेज को देने वाली और लेने वाली। गिव एंड टेक की जो नॉलेज को देने वाली बात थी, वो यहाँ 3 चरणों में कंप्लीट हुआ करती थी। अब जब बच्चे ने ये सारी चीज़ें कर लीं, तो बच्चा जो है आगे शास्त्रार्थ और वाद-विवाद की स्थिति में पहुँचेगा, जिसमें तर्कशीलता का गुण विकसित होगा, अपनी बात रखने की क्षमता उसके अंदर आएगी, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि क्या और कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर हमने इसको जाना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्राचीन शिक्षा केंद्र, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान समय में इसकी जो स्थिति है, वो है वर्तमान पाकिस्तान, क्योंकि ये जो अपने आप में विश्व का प्राचीनतम केंद्र शिक्षा केंद्र में इसको माना जाता है। आयुर्वेद में जो सबसे ज़्यादा नाम प्रचलित हैं और प्रसिद्ध हैं, जोलक और जीवक, ये यहीं के छात्र हुआ करते थे। राजनीति शास्त्र में चाणक्य यहीं के छात्र हुआ करते थे और व्याकरण में जो पाणिनि महोदय हैं, वो यहीं के छात्र हुआ करते थे। छात्र और फिर बाद में जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर शिक्षक के तौर पे भी अपनी सेवाएँ दी। अब आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि बिहार में स्थित है और इसको तोड़ा गया था, लेकिन बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर दिया गया। वर्तमान समय में जो सरकार है, इसने रिकंस्ट्रक्ट भी कर दिया है और उसमें भी अभी विकास कार्य चल रहे हैं। इसमें इसको देखा जाए तो ये बिहार में स्थित है, जो कि इसको जो है बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। प्रवेश द्वार उस समय इसके प्रवेश द्वार पर ही जो द्वार पंडित हुआ करते थे, वो जो है कठिन मौके परीक्षा लिया करते थे, तभी बच्चे को नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। प्रसिद्ध इसका जो पुस्तकालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इसको इसको धर्मगंज के नाम से उसको जाना जाता था। ये एक तरीके से 3 मंजिला था और तीनों मंजिलों की अपनी कुछ विशेषताएँ थीं। पहला जो था वो इसको जो है रत्न सागर या रत्नसार के नाम से भी जाना जाता था। कहीं-कहीं आपको रत्नसार लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा जो मंजिल था वो था रत्नोदधि और तीसरा था रत्नरंजक। तीनों की अपनी विशेषताएँ। जो रत्न सागर था, वो धर्म संबंधी पुस्तकों से भरा हुआ था। या धर्म संबंधी जो पुस्तकें या शास्त्र जो हुआ करते थे, इनसे भरा हुआ था। रत्नोदधि था, ये अपने आप में विज्ञान संबंधी या इनोवेटिव जो आइडियाज़ संबंधी जो शास्त्र हुआ करते थे, उनसे संबंधित यहाँ पर शास्त्र की बात, यहाँ पर जो भी शास्त्र रखे गए थे, रत्नोदधि में रखे गए थे। रत्नरंजक की बात करते हैं, तो रत्नरंजक जो है जितनी भी कलाएँ हैं, विभिन्न-विभिन्न कलाओं के बारे में जो जो शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, यहाँ पर रखी गई थी। तो अपने आप में कह सकते हो कि रत्न जो आपका धर्मगंज है, ये अपने आप में व्यवस्थित था, सिस्टमैटिक था, जिसको जो पढ़ना है वो वहाँ जाके एक विशेष कक्ष में जाके पढ़ सकता था और विशेष मंजिल पर जाके पढ़ सकता था। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता। अब हम बात कर लेते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि राजा धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के ये जो है संस्थापक कह सकते हो, और इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि धर्मपाल जो पाल वंश के थे, और ये इसको संस्थापित या स्थापित करने का श्रेय जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बन सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि वज्रयान जो बौद्ध धर्म है, न्याय तंत्र शास्त्र का ये अपने आप में विश्व प्रसिद्ध केंद्र माना जाता रहा है। यहाँ पर क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं? पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर जो आपको मैंने विश्वविद्यालय के बारे में बताया, तक्षशिला, कि कहाँ स्थित है, और इन जो विशेष व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। पाणिनि, चाणक्य, जोलक और जीवक किससे संबंधित? ये किस विषय के में पारंगत थे? किस विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी थे? और दूसरा नालंदा में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका रत्नसार, रत्नोदधि, रत्नरंजक से क्वेश्चन आ सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आता है विक्रमशिला, जो कि राजा धर्मपाल के द्वारा इसको बनाया गया, स्थापित किया गया। और वज्रयान बौद्ध धर्म की जो शाखा है, इसका ये अपने आप में प्रमुख केंद्र माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। वल्लभी की बात कर लेते हैं, ये गुजरात में स्थित है, जो कि हीनयान बौद्ध धर्म और इसके व्यापार प्रशासन की शिक्षा के लिए प्रमुख माना जाता है।
अगर हम बात यहाँ पर की जाए कि वज्रयान, तो वो हो जाएगा विक्रमशिला, और हीनयान हो जाए तो वो हो जाएगा वल्लभी, जो कि स्थित है गुजरात में। और यहाँ पर न्याय तंत्र शास्त्र की अगर बात की जाए, न्याय और तंत्र शास्त्र की जो शिक्षा दी जाती थी, वो कहाँ दी जाती थी? वो विक्रमशिला में दी जाती थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम को पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं जो वैदिक और बौद्ध कालीन जो शिक्षा है उसका कंपैरेटिव एक छोटा-सा स्टडी कर लेते हैं कि इसका जो मीडियम था वैदिक एजुकेशन का या वैदिक काल का, वो था विशुद्ध संस्कृत। संस्कृत भाषा में ही पूरी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। अब अगर हम बात करते हैं बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में जो पाली भाषा उनकी मुख्य इम्पोर्टेंट जो थी, पाली भाषा में ही सारे शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाती थी। दूसरी थी उनकी वर्नाक्युलर या फिर जन भाषा, जो जन सामान्य में जो भाषा प्रचलित थी, उसके माध्यम से ही उनको शिक्षित करने, उनको अपनी बात पहुँचाने का उन्होंने माध्यम चुना। प्रवेश संस्कार की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैदिक काल में ऑफ़िशियली ऑफ़िशियली बात वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ऑफ़िशियली यहाँ पर उपनयन संस्कार होता था और यहाँ पर पवज्जा संस्कार होता था बौद्ध काल में। और प्रमुख केंद्र जो माने जाते हैं, ये आश्रम या गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन अगर बात करते हैं बौद्ध शिक्षा में, तो ये बौद्ध मठ, बौद्ध संघ या मठ इनको कहा जाता था। अंतिम लक्ष्य था वैदिक शिक्षा का कि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के बारे में उसको अवगत कराना, विशिष्ट तरीके से इसके बारे में समझना और अंततः मुक्ति को प्राप्त करना। यहाँ पर बात कर लेते हैं बौद्ध शिक्षा की, तो इसका उद्देश्य था निर्वाण को समझना और निर्वाण को प्राप्त करना, क्योंकि वैदिक काल का जो अंतिम उद्देश्य था, स्वयं को समझना, आत्म साक्षात्कार की ओर उसे ले जाना और उसको स्वयं के भेद को खत्म करना, ये उसका उद्देश्य था। जिसके लिए वो 4 तरीके की शिक्षाओं को ग्रहण करता था, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के बारे में, क्योंकि जब तक वो धर्म नहीं समझेगा, तो अर्थ भी कैसे कमाना नहीं पता होगा, काम को किस तरीके से स्वीकार करना नहीं समझ पाएगा। अंत में जब इन तीनों को समझ लेगा, तभी जाके मोक्ष की बात कर पाएगा, मुक्ति की बात कर पाएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी वैदिक काल की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की में जो क्या उपयोगिता है, क्या इसकी प्रासंगिकता है। क्योंकि उस समय होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन की बात की गई, जिसको जो पढ़ना है वो वैसे पढ़ सकता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो प्राचीन शिक्षा अपने आप में जो कि कला, विज्ञान, नैतिकता की बात करता है, इसके एकीकरण की बात एनईपी 2020 में की गई है। अगर आपने एनईपी 2020 को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो एक बार जाइएगा, डाउनलोड करिए, डिटेल में पढ़िए। मूल आधार शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूल आधार शिक्षा की बात की जाती है। वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति है, मूल्य शिक्षण है, वो भी बात करती है, मूल्यों की बात करती है, पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, नैतिक बोध की बात करती है, और इसने अपने एनईपी 2020 में सब पॉइंट्स को शामिल भी किया गया है। मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा की बात करती है, मतलब एक तरीके से जो बच्चे हैं, खासकर वे बच्चे जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में हैं या 6 से 12 वर्ष की अवस्था में हैं, इन बच्चों को, स्पेशली इन बच्चों को जो प्री प्राइमरी लेवल पे हैं, इनको स्थानीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे भी हम स्थानीय भाषा की शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, तो बच्चे वो समझ पाएँगे जो हम समझाना चाहते हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है, बच्चे कुछ और हैं, तो हम उनको वो मैसेज दे ही नहीं पाएँगे, जो वास्तव तौर पे हम उसको बताना समझाना चाहते हैं। तो ये था आपका वैदिक एजुकेशन, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। इतना सफिशिएंट है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, समझ लिया, तो आज के इस वीडियो को हम समझ लेंगे, आज की इस क्लास को सफल समझ लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।